अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 9 अगस्त 2022 और जब जो तीनों एडिटोरियल आए हैं उसकी हम समरी देखेंगे। अच्छा, आप लोगों के लिए मैंने कहा था कि जी जनवरी 2022 से जुलाई 2022 तक के जितने भी एडिटोरियल और ओपिनियंस आए हैं उनका मैं पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ। तो वो फाइल जो है ना वो तकरीबन सैटरडे की शाम में शेयर कर दूँगा अपने जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। वो तकरीबन कोई मेरे ख्याल में कोई 4800 पेजेस के करीब वो बनेगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको उसमें आसानी हो जाएगी सर्च करने में, जो भी आपने ऐसे के लिए या करंट अफेयर्स के लिए जिस तरह भी आपने उसको यूज़ करना है। तो एक कंबाइन कर दूंगा तो आप उसको काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इसका मैं लिंक दे दूंगा, ये पहला कमेंट है यूट्यूब के, वहाँ पे जो है ना उसको मैं पिन कर दूंगा ताकि जो भी उसमें ज्वाइन करना चाहे ग्रुप में तो वो ज्वाइन कर ले। सैटरडे की रात 9 बजे मैं ना शेयर कर दूंगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो इनबॉक्स हर किसी को करना पॉसिबल नहीं होता। तो फिर जिसको भी चाहिए ये 4600 पेजेस की फ़ाइल वो आप जो है ना वहाँ से ले लेना। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून का भी आप बता दीजिएगा, उसके भी मैं कोशिश करूँगा कि 8-10 दिन तक ना उसकी भी कोई फ़ाइल कंबाइन कर लूँ अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना यहाँ पे सिर्फ डॉन न्यूज़पेपर में के एडिटोरियल और ओपिनियन में ही इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो वो कमेंट कर दीजिएगा, उसको देख लीजिएगा और लिंक ज़रूर वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। जो पहला फर्स्ट पिन कमेंट है वहाँ पे। अच्छा, अब पहला एडिटोरियल आज हमारे पास है वो है बियॉन्ड द पेल। ठीक है, अच्छा अब ये ईडीएम है, इसका क्या मतलब होता है कि आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर, कोई भी एक ऐसा बिहेवियर एक जो क्या है एक्सेप्टेबल ना हो, किसी तरह काबिल कबूल ना हो। और बेसिकली ये एडिटोरियल किस बारे में लिखा गया है, जिससे हमको पता है कि जी 1 अगस्त में है ना ये फ्लड रिलीफ के दौरान जो है ना ये आर्मी का ये हेलीकॉप्टर गिरा था, उसमें सीनियर जो है ना क़यादत वो जो है काफ़ी हाई रैंकिंग ऑफिशियल उनकी डेथ हुई थी। और उसके बाद जो है ना इसको काफ़ी ज़्यादा प्रोपोगंडे के तौर पे इस्तेमाल किया गया कि जी जिस तरह ये इनके सरफराज इनकी बात हो रही थी कि भाई ये उसके ख़िलाफ़ थे बाजवा के और इसके पीटीआई के हक़ में थे, इसलिए इनको जानबूझ के गिरा दिया। मतलब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई हुई थी। उसके बाद हमने देखा एफआईए ने एक्शन लिया, जो भी इस तरह की खबरें फैला रहा था उसको जो है ना इन्होंने उसको सारा गिरफ्तार किया। तो मतलब ये सारा सिलसिला चल रहा है, तो उस हवाले से कह रहे हैं कि भाई ये जो बिहेवियर है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। DGISPR का भी आया, उन्होंने कहा कि जी वो अल्टीमेट सेक्रीफाइस देते हैं, कुर्बानी देते हैं, और उनकी फैमिली के साथ क्या हो रहा होगा जब आप इस तरह की बातें करोगे। ठीक है, तो उस वजह से ये एडिटोरियल है कि एक ऐसा बिहेवियर जो किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा अ लाइन हैज़ बीन क्रॉस्ड। अच्छा, इस ये भी एक इडियम है, इसका मतलब होता है ये भी मतलब जितने भी आप इडियम देखेंगे ये सारे उसी सिलसिले में जाएंगे कि कोई भी चीज़ जो है ना यो एक ऐसी चीज़ है जो क्या है किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको भी अगर हम देखें लाइन हैज़ बीन क्रॉस्ड, इसका मतलब होता है कि टू स्टार्ट टू बिहेव इन अ वे दैट इज़ नॉट सोशली एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो जिस तरीके से लोगों ने बिहेव किया सोशल मीडिया पे आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, अभी हम उस पर नहीं जा रहे किसने किया किसने नहीं कराया, लेकिन जो चीज़ें आई सोशल मीडिया पे वो किसी तरह भी क्या है काबिल कबूल नहीं थी। उन्होंने कहा यहाँ तक कि जो टॉक्सिक ऑनलाइन एनवायरनमेंट होता है, और टॉक्सिक आप इस तरह कह लें, वैसे तो जहरीला इसका मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे है कोई बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हार्मफुल हो, अनप्लेजेंट हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा वो जो ऑनलाइन एनवायरनमेंट है और जहाँ पे जो है ना डिसेंसी, मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वहाँ डिसेंसी होगी और रिपीटेडली उसको ट्रांसग्रेस किया जाता है, उसको जो है ना उसकी लिमिट को क्रॉस किया जाता है, वहाँ पे भी देयर आर लिमिट्स टू व्हाट कैन बी ट्रीटेड एज फेयर गेम बाय सोशल मीडिया ट्रोल्स। ठीक है, उन्होंने कहा वहाँ भी जहाँ पे जो लगातार जो है ना इसको ट्रांसग्रेस किया जाता है बाउंड्स ऑफ डिसेंसी को साइबर स्पेस में, तो वहाँ पे भी जो है ना वहाँ पे भी क्या है लिमिट्स होती हैं, जो किस तरीके से आप किसी चीज़ को फेयर गेम कह सकते हो सोशल मीडिया ट्रोल्स की जानिब से। उन्होंने कहा किसी भी स्टैंडर्ड से, ठीक है, जो बहादुर लोग थे जिन्होंने जो सेक्रीफाइस की, कुर्बानी दी, ठीक है, उसको नहीं बनाया जा सकता फॉर्डर फॉर लिंच मॉब्स। फॉर्डर वैसे तो हम जानवरों के चारे को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर्डर नहीं बनाया जा सकता लिंच मॉब्स उनके लिए। लिंच मॉब क्या होते हैं कि क्राउड जो होते हैं ना बगैर किसी को जो मार देते हैं ना इलीगली एज ए पनिशमेंट। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप उसको एज ए टूल नहीं दे सकते ऐसे लोगों को कि वो प्रोपोगेंडे के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल करें। ठीक है, फॉर्डर यहाँ पे क्या मतलब है कि आप उनको एक एज मीन्स दो कि उसको ये इस्तेमाल करें अपने ज़ाती पॉलिटिकल प्रोपोगेंडे के लिए। ठीक है, ये ठीक है पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोपोगेंडे के लिए। प्रोपोगेंडा क्या होता है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बायस्ड हो, मिसलीडिंग हो, ठीक है, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना आप दूसरे को पे ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करो। ठीक है, अच्छा अब लेकिन उन्होंने कहा जब ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है ना वो
उन्होंने कहा जब की जाती है तमाम पार्टीज की जानिब से, तो उन्होंने कहा कुछ भी पॉसिबल है। अब वो जिस तरह हमने शुरू में डिटेल देख ली थी, तो ये बता रहे हैं कि हुआ क्या था। 1 अगस्त को 6 आर्मी ऑफिसर्स और सोल्जर्स थे जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे। ये जो सलाबज़दा बलोचिस्तान है वो शहीद हो गए जब उनका जो हेलीकॉप्टर जो है ना क्रैश किया, कहाँ पे, लसबेला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अच्छा। और यहाँ पे बात क्या करेंगे जी, बाद में फिर सोशल मीडिया पे जो है ना उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला क्या चीज़, वाइल टॉरेंट ऑफ एब्यूज़। वाइल होता है बहुत ज़्यादा मॉरली बैड, तो हमें बहुत ज़्यादा मिलिट्री के अगेंस्ट जो है ना वो मवाद देखने को मिला सोशल मीडिया पे इसके साथ, क्योंकि कुछ जो ट्वीट्स थे उसमें उन्होंने किस तरफ इशारा किया, ये रजीम चेंज की तरफ, इसको वहाँ से लिंक करने की कोशिश की इस सारे वाक़े को, बजाय इसके कि इनकी जो शहादत थी उसको उजागर किया जाता, तो लोग उस तरफ ले गए कि भाई इसको जानबूझ के ही वह है ना इसको गिराया गया है और इसको लिंक करने की कोशिश की रजीम चेंज से। अच्छा, और उन्होंने कहा जी ISPR ने अपनी प्रेस रिलीज़ में फ्राइडे को बिल्कुल इसकी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जो कमेंट्स हैं यकीनन ये बहुत ज़्यादा ये है ना परेशानी का बायस हैं, दुख का बायस है उन विक्टिम्स की फैमिलीज़ के लिए और मिलिट्रीज़ के रैंक एंड फाइल जितने भी वहाँ पे लोग हैं मिलिट्री में, जितने भी मतलब आप कह लें ना कि अच्छा भी कह रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस है कि मिलिट्री के रैंक एंड फाइल के लिए भी जो जिस तरह की बातें की गई। रैंक एंड फाइल ये होता है कि टॉप लोग ना हो, नीचे के लोगों की बात करें, ऑर्डिनरी मेंबर्स यहाँ पे पाक फौज है, तो उन्होंने कहा उनमें भी बहुत ज़्यादा आप कह लें कि जी एक तरह का गुस्सा एक तरीके से पाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं जिस चीज़ पे, जिस तरीके से इसको सोशल मीडिया में उजागर किया गया ये 6 लोगों की शहादत को। अच्छा, उन्होंने कहा जी अभी आइडेंटिटी है, शनाख्त है और एफिलिएशन है कि भाई वो किस पार्टी के साथ हैं, वो अभी कि कौन ये कैंपेन चला रहा है, उन्होंने कहा वो अभी तक तो इस्टेब्लिश नहीं हुआ, लेकिन अब इसमें इन्होंने इनडायरेक्टली क्या करने की कोशिश की है, डॉन ने इसमें इन्होंने मुलविस करने की कोशिश की है PTI को। किस तरह कि वो कह रहे हैं कि जी एब्सेंस थी, गैर मौजूदगी थी साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, वहाँ के इनके जनाज़ों में इन्होंने शिरकत नहीं की, उस वजह से उन्होंने कहा कि जी अफवाहों ने जन्म लिया और फिर इस वजह से वो PTI लीडरशिप है मतलब बैकफुट आई, यानी डिफेंसिव वो हो गए। ठीक है, और फिर उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। अच्छा, और उसके बाद अब हमें आपने ये भी उस पर देखा होगा सोशल मीडिया पे कि जी ये एक साबिक ऑफिस बेरर था PTI का, स्टूडेंट विंग का, उसने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी की, इसमें उसने माफ़ी मांगी कि उसने रोल अदा किया सोशल मीडिया कैंपेन में। और उसके बाद FIA ने उन्होंने कहा जी संडे को एक टीम बना दिया ताकि वो ट्रेस करे, अरेस्ट करे, गिरफ्तार करे उन लोगों को जो ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और यकीनन उन्होंने कहा कि जी इस दफ़ा जो है ना वो मतलब बहुत आगे निकल गए हैं। ठीक है, आपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है, लेकिन जिस तरीके से ये शहीद हुए थे लोग और उसको ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए यूज़ किया गया, तो उन्होंने कहा यकीनन बात इस दफ़ा बहुत आगे निकल गई है। और जो यकीनन उन लोगों के ख़िलाफ़ जो क्या है गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल ऑनलाइन एक्टिविस्ट्स हैं, ठीक है, उनके मामले में है ना बर्दाश्त बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ख़ासतौर पे FIA की। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने कहा कि जी बातचीत करते हुए TV चैनल पे DGISP ने कहा कि जी हम इस तरह के जो प्रोपोगेंडा है, गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, उसका मुकाबला कर सकते हैं कलेक्टिवली मिल के। और उन्होंने कहा इसको की मजम्मत की जानी चाहिए ऑन एवरी लेवल, हर जगह इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। ताहम उन्होंने कहा ये चीज़ भी हमें याद रखनी चाहिए कि जी हेल्सियन डेज ऑफ द वन पेज, कि उनका उस टाइम पर जब ये कहा जाता था कि जी PTI और जो फ़ौज है वो एक पेज है, तो उस टाइम पे उन्होंने कहा इन्हीं लोगों को ये बहुत ज़्यादा आप क्या बना के पेश करते थे, फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पे पेश करते थे। ठीक है, और फिर वो आपने हाइपर नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी लेके आए, जी 5th जनरेशन वॉर की बात की। लेकिन उन्होंने कहा कि जब आप इस तरह का जो बयानिया है ना वो अपना साबित करने की कोशिश करते हो हेट और डिवीज़न को लेके, तो उन्होंने कहा ऐसा होना ही था कि उन्होंने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को अटैक करना था और उन लोगों को पे भी मतलब नहीं इस चीज़ को अब वो करते, नॉट इन द सर्विस ऑफ वन पेज विजन नाउ दैट अ न्यू चैप्टर हैज़ ओपन, क्योंकि अभी अब चेंज हो गया। उन्होंने कहा वही लोग, अब बात क्या करें कि वही लोग जिनको यहाँ पे फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पे लिया जाता था जब वन पेज पे बात की जाती थी कि जी जो फ़ौज और PTI है वो एक पेज पे है, लेकिन अब जब ये हमें डिवीज़न नज़र आया है, ठीक है, नया चैप्टर ओपन हुआ है, तो वहीं पे जो है ना क्या हुआ है, दे हैव टर्न देयर गन्स ऑन अ सेक्शन ऑफ दोज हु एनेबल्ड देम। ठीक है, तो फिर अब उन्होंने उसी के खिलाफ उन्होंने कहा बोलना शुरू कर दिया जिन्होंने बनाया था। तो एक तरीके से ये फ़ौज के ख़िलाफ़ भी जा रहे हैं। डॉन बोले कि जी पहले ही आप उनको लेके आए थे, आपने सारा नफरत वाला मवाद भरा, ठीक है, लेकिन अब ज़ाहिर है वो इस हद तक उन्होंने बयानिया वो कर दिया हुआ है
कि अब वो उन्हीं के अगेंस्ट जा रहे हैं जो उन्हें लेके आए थे, ठीक है। इफ़ अ चेंज इज टू कम अबाउट, उन्होंने कहा अगर कोई चेंज आना है देयर मस्ट बी नो एक्सेप्शंस, उन्होंने कहा इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए, कोई फेवरिटिज्म नहीं होनी चाहिए। किस हवाले से कि तनकीद की जा रही है दैट नाउ इट इज़ पासिस फॉर पॉलिटिकल रेटरिक और फेयर कमेंट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी आप को कोई एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए कि आप किस पार्टी के खिलाफ बोल सकते हो, कि कुछ नहीं कर सकते, जो आपने आपका मकसद है आपको वो पूरा करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा ये यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप के रोल की बात कर रहे हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको चाहिए कि वो देखे कि क्या इसने एग्जांपल सेट की अपने सपोर्टर्स के लिए कि वो उसे फॉलो करें। फिर यहाँ पे एक बार फिर इमरान खान की बुराई कर रहे हैं कि जी मिस्टर इमरान खान जो लगातार जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, तनकीद करते हैं अपोजिशन की उस लैंग्वेज में जो किसी तरह भी शान नहीं है किसी लीडर के, और उनका इसने बहुत ज़्यादा जो है ना कंट्रीब्यूट किया, ये वजह बना है पोलराइजेशन का जो हमें दिखाई देती है, ये इतना ज़्यादा हमें तनकीद नज़र आई है सोशल मीडिया पे। उनका जब इस तरह की चीज़ हमें इस तरह की अगलीनेस है वो अनलिश होती है, वो हमें सामने नज़र आती है, एवरीवन एट सम पॉइंट सफर्स द फॉल आउट, तो हर किसी को जो है ना उसके जो फॉल आउट है, कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका सामना करना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया था कि किस तरीके से वो ऑनलाइन यहाँ पे प्रोपोगेंडा हो रहा है मिलिट्री के अगेंस्ट, और ख़ासतौर पे ये 6 जो थे ऑफिसर्स इनकी शहादत को लेके, ठीक है। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल था कि उन्होंने कहा किस तरीके से है ना पहले इन्हीं लोगों को वॉरियर कह के है ना वो आगे लाया गया, लेकिन क्योंकि अब जब एक पेज पे नहीं है मिलिट्री और वो, अब वही चीज़ आपस में एक दूसरे के क्या है अगेंस्ट हो गए हैं। अच्छा, दूसरा एडिटोरियल हमारे पास बैरिंग गाज़ा के हवाले से है, जो इतने ज़्यादा वहाँ पे शहादतें हुई हैं लोगों की, और जो जारी रखा हुआ है इसराइल ने रहते फ़लस्तीनियों को शहीद करना, उस हवाले से ये एडिटोरियल है। उसमें उन्होंने कहा है कि जी ये बड़ी दुख की बात है कि जी जो सब ज़्यादा मतलब आप कह लें कि बहुत दुख भरी ह्यूमन स्टोरीज़ होती हैं, इंसानी कहानियाँ होती हैं, वो भी क्या है, वो भी गेट डिफेस्ड एंड बैरिड अंडर न्यूज़पीक, कि वो भी उसके अंदर क्या है एक तरीके से धंस जाती हैं, गर्क हो जाती हैं, मतलब छुप जाती हैं। किस हवाले से? अंडर न्यूज़पीक। न्यूज़पीक क्या होता है? ये आप कह लेंगे जी पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा, ठीक है। तो पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा में ये इतना होने का जो मोस्ट ट्रेजिक ह्यूमन स्टोरीज़ होती हैं वो भी क्या है वहाँ पे बैरी हो जाती हैं, दफन हो जाती हैं। और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है ना हेडलाइन लगी ये जब यहाँ पे गाज़ा स्ट्राइक्स में 15 लोग जब शहीद हुए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने लगाया हेडिंग क्या थी वहाँ पे, इस्लामिक जिहाद लीडर अमंग 15 किल्ड इन गाज़ा स्ट्राइक्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा मेन चीज़ इसमें हेडिंग तो ये लगाई, लेकिन उन्होंने कहा बाद में हमें क्या पता चला कि जी उसमें 5 साल की एक बच्ची भी थी, ठीक है, जो उसको ब्रूटली उसको मर्डर किया गया था उसी सेम मिसाइल स्ट्राइक में। और उसने क्या है वो पिंक बो थी उसके बालों में, और जो ज़ख़म था उसके फोरहेड पे माथे पे, और जब उसकी बॉडी को लाया गया उसके बाप की जानिब से जनाजे पे, ठीक है। तो यहाँ पे बताने की कोशिश करें कि किस तरीके से है ना साबित ये करने की कोशिश की कि भाई ये इस्लामिक जिहाद लीडर था, कि उस पर ये सारा हमला हुआ है, लेकिन साथ वो बता रहे हैं कि उसमें एक 5 साल की मासूम बच्ची भी थी, ठीक है। अच्छा, और उसमें उन्होंने कहा कि जी अच्छा, इसके बाद जो सबसे आप कह लें जी दुख भरी बात ये थी कि जी जब ये सब कुछ हो गया इसको एंडोर्स किया, ठीक है, इसको सपोर्ट किया, बजाय इसके कि मजम्मत की जाती, इसको दुनिया के सबसे पावरफुल नेशन की जानिब से एंडोर्स किया गया, जिसका जो एम्बेसडर था, सफ़ीर था, उसने सिंपली सेड, उसने क्या कहा, उसने कहा The United States firmly believe that Israel has a right to protect itself, ठीक है, while urging all sides for calm, के बजाय इसके तनकीद की जाती कि देखें भाई आपने इसमें क्योंकि ख़वातीन की भी शहादत हुई थी कि जी आपने ख़वातीन बच्चों को इसमें कोलेट्रल डैमेज में आपने शहीद कर दिया, तो लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स क्योंकि हमेशा से इसराइल को सपोर्ट करता है, तो उसने कहा कि जी उसके पास राइट है, उसके पास इख्तियार है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे, अपनी हिफाजत करे, और जब साथ ही उन्होंने कहा कि तमाम साइड जो है ना वो काम का मुजाहरा करें। अच्छा, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी ये history then repeated itself with a new cycle of violence, revisiting one of the most impoverished places in the world, likened by many to an open air prison। अच्छा, तो उन्होंने कहा हिस्ट्री ने फिर अपने आप को रिपीट किया कि फिर हमें वही सेम साइकिल वायलेंस का नज़र आया, और फिर एक मतलब फिर है ना वो जो सबसे ज़्यादा आप कह लेंगे दुनिया के इम्पावरिश प्लेसेस हैं जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब गुर्बत है, और इसको बहुत ज़्यादा लोग क्या कहते हैं, ओपन एयर प्रिजन कहते हैं, कि जिस तरह वो लोग इस तरह हैं कि जिस तरह वो जितने भी लोग हैं सारे
फ़लस्तीन के रहते लोग वो क्या है ओपन एयर प्रिजन में रह रहे हैं। ठीक है, तो उस हवाले से यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक तो उन्होंने बताया कि जी 15 लोग शहीद हो गए, उसके बाद जो अमेरिका का रवैया उसके सफ़ीर ने कहा कि जी उसको बिल्कुल हक हासिल है इसराइल को अपने आप को डिफेंड करने का, और उनका ये सारा कुछ वहाँ पे हुआ। ये सबसे ज़्यादा इम्पावरिश्ड एरिया था पूरे दुनिया का, और इसको क्या है ओपन एयर प्रिजन भी कहा जाता है कि बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे लोग ये कैदियों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल बात समझ नहीं आती कि किस तरह ये सेंसलेस किलिंग थी एक बच्चे की, उसको किस तरह आप उसको ब्रश कर सकते हो अंडर द कारपेट। ब्रश समथिंग अंडर द कारपेट का मतलब होता है किसी चीज़ को आप छुपाओ, किसी प्रॉब्लम किसी चीज़ को बजाय इसके उसको डील करो। ठीक है, तो आप जिस तरीके से आपने हेडिंग देखे जी इस्लामिक जिहादी लीडर को मार दिया गया 15 लोगों में, तो उन्होंने कहा किस तरीके से उन्होंने इसको छुपाने की कोशिश की कि जो बच्ची भी इसमें शामिल थी इसको उन्होंने ब्रश अंडर द कारपेट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा क्या ये मतलब एक ठीक है ये डिसरिगार्ड है कि बिल्कुल भी आप क्या है मतलब तवज्जो ही ना दो कि भाई इंसानी जान ज़ाया हुई है, या उन्होंने कहा बिल्कुल ये क्या डिसरिगार्ड है फॉर द सफरिंग ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ा इसमें इन्होंने जो कंपैरिजन किया है वो ये किया है कि देखें जी रशिया ने और यूक्रेन पे जब हमला किया तो जिस तरह रशिया की खबरें चलाई जा रही हैं कि जी वो बड़ा जुल्म कर रहे हैं, एक एक चीज़ की उसकी वहाँ पे ख़बरें नशर होती हैं, तो उसी को उन्होंने साइड बाय साइड कंपैरिजन की है कि वो तो आप उसको इस तरीके से डील कर रहे हो, और जब ये इजराइल वाले रहते फ़लस्तीनी लोगों पे जुल्म करते हैं तो आप जो है ना आपके क्या हैं डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं कि जी how does one reconcile it with the breathless reportage of Russian excesses in Ukraine were perceived and brutal। उन्होंने कहा हम इसको किस तरह रिकनसाइल करेंगे कि वो जो रिपोर्टेज होती है कि जी रशिया वाले हैं ना वो क्या है तजावुज़ कर रहे हैं अपनी हद से यूक्रेन में, बोथ परसीव्ड एंड एक्चुअल, कि वो एक्चुअल भी और कुछ नहीं भी होती हो इस तरह, मतलब वो परसीव करके कि भाई ऐसा हो रहा है वहाँ पे, तो उन्होंने कहा उसको आप इतना ज़्यादा हाईलाइट करते हो जहाँ पे हर एक्ट ऑफ एग्रेशन है उसको डायसेक्ट किया जाता है एंड पुट अंडर द मीडियाज़ माइक्रोस्कोप, और उस पर मीडिया पे किस तरीके से जो है ना वो अच्छा मैंने कहा किस तरह मीडिया पे जो है ना वहाँ पे डिस्कशन की जाती है कि दुनिया को बताया जा सके कि किस तरह मॉरली डिप्रेव्ड है ये रशियंस मस्ट बी सीन टू बी, कि कितने ज़्यादा मॉरली करप्ट हैं ये सारे रशियंस, कि कितना वो जुल्म कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा सेम वही मीडिया जो रशिया के जुल्म सितम की बात करता है परसीव्ड और एक्चुअल दोनों की, तो किस तरह वही सेम मीडिया जो है ना वो फेल हो जाता है जब ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो स्पीकअप करेगा, बोलेगा कि एक्सेसिव और ब्रूटल वायलेंस विजिटेड अगेन अगेन ऑन द पीपल ऑफ गाजा। तो जब इन पे बार बार जुल्म होता है तो क्यों ये जो मीडिया है वो क्या है खामोश हो जाता है। तो उन्होंने कहा ये जो लोग हैं ये ऐसी कंडीशंस में रह रहे हैं जिनके पास कोई सेल्फ डिफेंस नहीं है, तो यकीनन उन्होंने कहा कोई मैच नहीं है कि what is one of the most advanced militaries in the world, के कोई मैच नहीं है इन लोगों का उनके साथ, ज़ाहिर है मुकाबला तो कर नहीं सकते इसराइल की, उन्होंने कहा ये इतनी ज़्यादा उनकी एडवांस्ड मिलिट्री है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कंपैरिजन किया है रशिया यूक्रेन में वहाँ पे जिस तरह रिपोर्टिंग हो रही है और इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से जो यहाँ पे लोग बिल्कुल ही इसको इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें ना तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी मच इंक हैज़ बीन स्पिल्ड ऑन द मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस एंड इज फेलियर टू मटेरियलाइज टेंजिबल बेनिफिट्स फॉर द पीपल लिविंग इन दैट रीजन। उन्होंने कहा मच इंक हैज़ बीन स्पिल्ड, इसका मतलब है इस बारे में काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है ये मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस के हवाले से, और जो नाकाम हुआ है क्या है टेंजिबल बेनिफिट्स के लिए वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए ये उस रीजन में रह रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा यो मोटिवेशन है कि आप पीस को परस्यू करो और वो क्या है वो रहेगी, इज़ बाउंड टू रिमेन लो इफ़ द स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड बिहेवियर आर सेट डिफरेंटली फॉर बोथ पार्टीज इन्वॉल्व। उन्होंने कहा कि अगर आपने स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर मुख्तलिफ रखे तो यकीनन जो है ना कि आपने किस तरह पीस हासिल करना है, तो वो क्या है मोटिवेशन क्या है कम रहेगी कि किस तरीके से देखें आप डील कर रहे हो। एक तरफ आप खुली छूट दे रहे हो इसराइल को और दूसरी तरफ आप रशिया पे क्या है तनकीद की जा रही हो। तो उन्होंने कहा द लीस्ट वर्ल्ड मीडिया कैन डू इज़ टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी एंड होल्ड ट्रांसग्रेसर्स ऑन बोथ साइड्स टू इक्वल अकाउंट। अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं ये है होल्ड टू इक्वल अकाउंट का क्या मतलब होता है। होल्ड टू अकाउंट का मतलब होता है कि आप किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराओ। तो उन्होंने कहा कम से कम जो मीडिया ये कर सकता है पूरी दुनिया का वो कर सकता है कि वो मेंटेन रखे, बरकरार रखे ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी होता है कि देखें एक फिक्स क्राइटेरिया रखें, कोई सब्जेक्टिविटी ना हो, किसी एक शख्स की अपनी मर्जी, किसी एक मुल्क की अपनी मर्जी ना हो, एक ऑब्जेक्टिविटी बरकरार रखें कि अगर एक जुल्म हुआ है तो वो इसराइल के लिए भी हम कहें कि जी जुल्म हुआ है, इंसानी जान गई है, और फ़लस्तीन के लोग हैं वहाँ हुए हैं तो वो वहाँ के लिए भी आप क्या है ऑब्जेक्टिविटी रखो। ये ना हो जिस तरह यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि भाई रशिया को तो आप बिल्कुल
हाईलाइट करके बता रहे हो कि भाई रशिया वाले बड़ा जुल्म कर रहे हैं, और यहाँ पे जब वो जिस तरह वो बच्ची भी मारी गई तो वहाँ पे जो एम्बेसडर है वो कह दे कि नहीं भाई इसराइल को पूरा हक है अपने आप को डिफेंड करने का, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। और उस पर उन्होंने कहा कि जी ऑब्जेक्टिविटी को बरकरार रखें अगर वाकई आप पीस हासिल करना चाहते हैं उस रीजन में, और जो भी ट्रांसग्रेसर्स हैं जो लिमिट क्रॉस करते हैं ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे टू इक्वल अकाउंट, उनको क्या है रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। आप अपनी सेलेक्टिव जो है ना वो मतलब जिस तरीके से ये मीडिया कवरेज करता है और वो है, आप क्या है ये सिलेक्टिव नहीं जा सकते, आपको यह है सारों को इक्वल ट्रीटमेंट देना होगा। तो इस तरह ये आज का हमारा दूसरा एडिटोरियल इस हवाले से था कि वो जुल्म जारी है इसकी जानिब से, इसराइल की जानिब से नहते फ़लस्तीनियों पे, और जो आलमी मीडिया है बिलखसूस अमेरिका वो बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दे रहा क्योंकि इसमें इसराइल इन्वॉल्व है, और हमेशा से जो ज़ाहिर है अमेरिका की जो सपोर्ट है वो इसराइल के लिए है। ठीक है, अच्छा तीसरा एडिटोरियल आज हम जल्दी से देख लेते हैं, वो ये है कि जी ये वो हैं हमारे अरशद नदीम, इन्होंने जो गोल्ड मेडल लिया है, जेवलिन थ्रोअर हैं, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में, और उस वाले से इनका है, उसमें एक चीज़ ये आप देख लीजिएगा करंट अफेयर में काफ़ी काम आएगा कि 90.18 मीटर की इन्होंने ये थ्रो फेंकी थी। ठीक है, तो 0.18 भी लाजमी रखिएगा कि यहीं पे चेंज करके आपको यहाँ पे दे सकते हैं करंट अफेयर वगैरह में कि ये कितना इसने थ्रो फेंकी थी जिस पे इसको गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, अच्छा, और साथ उन्हें कह रहे हैं कि जी ये बड़ी मोन्यूमेंटल विक्ट्री थी, ख़ासतौर पर उन्होंने जब वो इंजरी का शिकार थे वहाँ पे उसका कोच भी मौजूद नहीं था, और ये सेकंड एशियन है जिसने ये थ्रो की है 90 मीटर से ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी मतलब वहाँ पे इनको ओलंपिक्स और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में तो यह है इनको शिकस्त हुई थी जहाँ पे इनकी 5वीं पोजीशन थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये अभी इन्होंने कॉमनवेल्थ ये जीता है मेडल, तो इसमें भी इसका मुकाबला आसान नहीं था। इसमें सारे इन्होंने नाम बताए हैं कि इसमें वो कौन कौन शामिल थे। ठीक है, लोग जो इसके क्या है मद्दे मुकामिल थे, हम ये नहीं कह सकते कि भाई ठीक है ओलंपिक्स और वर्ल्ड गेम्स में तो ये हार गया था, लेकिन यहाँ पे भी है ना इसके बड़े तगड़े हरीफ मौजूद थे। ठीक है, तो ये सारे इसने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कौन कौन वहाँ पे सारा मौजूद था। अच्छा, अब जब ये सारी बात हो गई तो उसके बाद कहने के जी अब असल टारगेट इसका अगला क्या होना चाहिए, जो पेरिस ओलंपिक्स हैं, और वो कब होने हैं 2024 में। ये भी करंट अफेयर्स के वाले से लाजमी याद रखें कि जी अगले ओलंपिक्स कब होने हैं, पेरिस ओलंपिक्स कहाँ होने हैं, पेरिस में होने हैं, और कब होने हैं 2024 में होने हैं। उन्होंने कहा ये अरशद का नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, और साथ ये कह रहे हैं कि जी इससे पहले इसका मुकाबला उससे भी होगा नीरज से एशियन गेम्स में, और वो उसने कहा जी वो फेवरेट होगा उन इवेंट्स में, लेकिन ये बात यकीनी रखना कि वो टॉप पे रहे, उसको मुहैया किया जाना चाहिए बेस्ट ट्रीटमेंट उसकी एल्बो इंजरी के लिए भी जो पिछले साल से वो कैरी कर रहा है। और उन्होंने कहा ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान स्पोर्ट अथॉरिटीज़ है ना वो ये समझें कि किस तरह जो एलीट एथलीट्स हैं उनको ट्रीट किया जाना चाहिए। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी जो ऑफिशियल्स हैं उनको ये जो एज ओल्ड प्रैक्टिस है, ये सदियों से एक प्रैक्टिस चली आ रही है कि जी क्रेडिट लेने की उसको छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने कहा जो अरशद की कामयाबी है बर्मिंघम में, ठीक है, उसने मतलब शुक्रिया अदा किया एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का कि जी सपोर्ट और कि उन्होंने उसे सपोर्ट किया है, और जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी वो 12 एथलीट्स में से था उस मुल्क में जो इसको महाना वजीफ़ा मिलता था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जानिब से। लेकिन उन्होंने कहा जी सच्चाई ये है कि अरशद ने अपने आप को साबित किया है इन सारी चीज़ों के वर्दी के वाकई वो इस काबिल था, उसको ये सारी सहूलियात दी जाती। और उनका वक्त आ गया है कि एथलीट्स लाइक हिम आर सेलिब्रेटेड फॉर देयर अचीवमेंट्स, कि उनको सेलिब्रेट किया जाए ऐसे एथलीट्स को उनकी अचीवमेंट्स के लिए, उनकी कामयाबियों के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये था कि जी अरशद वो जीत तो गया इस बार कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल, लेकिन इसका असल नेक्स्ट टारगेट 2024 में पेरिस ओलंपिक्स होना चाहिए। और उसमें उन्होंने कहा कि जी इसको जो भी हमारे अथॉरिटीज़ हैं उनको देखना चाहिए कि एक तो इसकी इंजरी है जो 1 साल से कैरी कर रहा है उसकी प्रॉपर उसका इलाज हो, और इसके साथ जो वाकई जो इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए वो हो। और उसमें उन्होंने कहा कि जी इनको क्रेडिट लेना बंद कर देना चाहिए जिस तरह के ऑफिशियल्स आ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी अपनी मेहनत होती है, आपके पास कोच भी नहीं था जब ये यहाँ पे ये जीता है। तो यकीनन इसमें उन्होंने कहा कि जी अब नेक्स्ट टारगेट जो है ना इसका पेरिस ओलंपिक्स 2024 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आज के हमारे 3 एडिटोरियल्स थे, और जिस तरह मैंने आपको बताया था ये फाइल है आपकी तकरीबन 45-4600 पेजेस की, वो सैटरडे की रात 8 बजे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाएगी। पिन कमेंट ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि वो हर किसी को कमेंट में जी लिंक दे दें पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए पहला कमेंट आप जब भी कोई वीडियो वगैरह में शेयर करता हूँ तो उसमें दे दिया करें, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वहाँ पे मैं शेयर कर लिया करूँगा। और जो अगर आपने ई पेपर फॉर्मेट में पढ़ना है तो मैं फेसबुक पेज का जो लिंक है वो भी दे दूँगा, तो वहाँ से आप ई पेपर फॉर्मेट में भी है ना वो
एडिटोरियल वगैरह ले सकते हैं, तो वो आप चेक कर लीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।